बेटा अगर मैं तुमसे पूछूं कि 10वीं में ना 95% नंबर से ज्यादा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए मैथ साइंस और सोशल साइंस के, तो सारे चैप्टर्स या सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या स्मार्ट स्ट्रैटेजी, क्या जवाब होगा? देखो जवाब ये होना चाहिए, पता नहीं तुम क्या जवाब दे रहे हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। पर रियलिटी ये है कि आपका काम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं हो पाएगा, ये लिखित ले लो। और अभी मैं इसी वीडियो में आज प्रूफ कर दूंगा कि अगर आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। अगर बुद्धिमानी नहीं लगा रहे, देखो यार आज के डेट में हार्ड वर्कर सिर्फ रिवॉर्डेड कहां होता है? हार्ड वर्कर तो यार एक मजदूर भी है जो दिन भर माथे पे बोझा उठा रहा है, उससे ज्यादा हार्ड वर्क कौन करता होगा? लेकिन क्या वो रिवॉर्डेड है? नहीं। वहीं इंजीनियर को देखो, एसी के केबिन में बैठ के मस्त बढ़िया काम कर रहा है, वो ज्यादा रिवॉर्डेड है। उससे भी और ज्यादा बढ़िया देखिए डॉक्टर, डॉक्टर तो एकदम बढ़िया गाड़ी में घूम रहे हैं, एसी केबिन में हमेशा है, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना जुलना, और ज्यादा रिवॉर्डेड है। आईएएस आईपीएस। और तो देखो मुद्दे की बात क्या है, हार्ड वर्क अकेले आपको रिवॉर्ड नहीं कर सकता, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क लगाना बहुत जरूरी है। और ये काम ऐसा नहीं कि आप जब आगे चलकर जॉब में जाएंगे तभी होगा, आज से शुरू करना होगा, आज से स्मार्ट वर्क लगाना होगा। तो साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में एक्चुअली में कैसा हार्ड वर्क आपको करना होगा, क्या दिमाग लगाना होगा जिससे कि बहुत बेहतरीन नंबर आए, बुद्धिमानी लगाकर और कम समय में कम एफर्ट में, ये आज बताने वाला हूं। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे कंटेंट आपको बहुत सारे मिलेंगे, और विश्वास मानिए बेहतरीन कंटेंट मिलेंगे। तो मेक श्योर रखिए कि चैनल सब्सक्राइब रहे ताकि ऐसा कोई भी वीडियो नहीं छूटे। शुरू करते हैं। देखिए अगस्त चल रहा है, हाँ। सीबीएसई का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन बच्चों का जनरली सितंबर में होता है या अक्टूबर में होता है। नवंबर में बहुत रेयरली होता है, नहीं तो सितंबर अक्टूबर में हाफ ईयरली हो जाता है। 1 से 1.5 महीना है, 1 महीना मोटा मोटी मान लीजिए, 1 महीने के आसपास आपके पास हाफ ईयरली का है। और हाफ ईयरली में यह स्ट्रैटेजी अगर आप लगाते हैं पहली बार, तो हाफ ईयरली के बाद इस स्ट्रैटेजी में आप कहीं कुछ गलतियां भी करेंगे, उन गलतियों को आप बोर्ड एग्जामिनेशन तक सुधार पाएंगे और बोर्ड एग्जाम में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस ले पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी सबसे पहली ऐसी कि आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से ग्रीन जोन चैप्टर्स हैं, कौन से येलो जोन और कौन से रेड जोन। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ ग्रीन जोन के वो चैप्टर्स होते हैं जो चैप्टर्स आप ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और फेमिलियरिटी और कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। ठीक है, मतलब एकदम बढ़िया वाला चैप्टर, आपका काइंड ऑफ फेवरेट चैप्टर। येलो जोन का चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर जो आप पार्शियली समझते हैं, कहीं कहीं एरर्स आप कर देते हैं और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको लगता है हाँ ठीक है थोड़ा बहुत है, ओवरऑल मोटा मोटी जानते हैं, लेकिन अगर कोई मेरे से आज बोले कि कोई भी सवाल पूछे तो बता दोगे, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है। और रेड जोन जो है, जो एकदम ही एक्सट्रीम एंड पे है, चैप्टर्स या टॉपिक जो आप समझे नहीं है अच्छे से, आप जानते नहीं है और बहुत डिफिकल्ट आपको लगता है यार ये तो हो ही नहीं पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैथमेटिक्स में बच्चों को ट्रायंगल्स ऐसा चैप्टर लगता है, कई सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री लगता है, हालांकि कई सारे बच्चों के लिए ट्रिग्नोमेट्री ग्रीन जोन में भी है, ग्रीन जोन में कम बच्चों के लिए होगा, मोस्टली या तो येलो जोन में रहता है या तो रेड जोन में। परंतु ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो मेजॉरिटी बच्चों के लिए रेड जोन में होते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री उसमें से एक ऐसा है। ठीक है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपके ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं, और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मेजॉरिटी चैप्टर्स आपके ग्रीन जोन वाले हों। हो सकता है अगर अभी आप बैठ के ग्रीन येलो रेड करेंगे तो उसमें बहुत सारे मेजॉरिटी चैप्टर्स येलो या रेड में निकलेंगे, पर आपका काम यही है कि पढ़ के उन सारे चैप्टर्स को ग्रीन की तरफ ट्रांसफर करना, ये पहला काम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब आप अपने सब्जेक्ट्स को देखिए जरा कि कौन, ये जो सब्जेक्ट का सिलेबस है इसमें कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल ज्यादा कहां से पूछा जाता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का क्या भैया, सिंपल सा एमसीक्यू और असर्शन रीजन, 18+2 का फॉर्मेट 20 सवाल, तो जैसे साइंस में 20 सवाल एमसीक्यू आते हैं, यहाँ पे 20 आते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर 5, शॉर्ट आंसर 6, लॉन्ग आंसर 4। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जैसा कि एक इससे एक इससे एक इससे, तो यहाँ 4 सवाल आएंगे, वो 4 सवाल आपको खोजने होंगे किन चैप्टर से आएंगे, तो अभी मैं आपको बता भी देता हूँ। अब मार्क्स पर क्वेश्चन ये बताया हुआ है, तो ये टोटल मिला के 80 नंबर का पेपर बनता है। अब यहां पर देखिए आपका सिलेबस क्या है, तो मैथमेटिक्स का ये पूरा सिलेबस है, क्या क्या पूछा जाता है। रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, अर्थमेटिक, कोऑर्डिनेट, ट्रायंगल्स, सर्कल्स और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो ये आधा किसी हिसाब से नहीं बनता, परंतु स्कूल वाले क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में बच्चों की बड़ी जान लगती है, और दूसरा अक्सर स्कूल का सिलेबस पीछे रहता है, तो वो कोशिश करके किसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि होता क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा कठिन लगता है बच्चों को 10वीं में, क्योंकि पहली बार ये चैप्टर इंट्रोड्यूस होता है और इसमें सवाल भी वैसे वैसे रहते हैं। तो इसकी वजह से
स्कूल वाले कोशिश करते हैं ट्रिग्नोमेट्री तक किसी तरह से मिड टर्म का सिलेबस बने, ताकि बच्चा एक बार मिड टर्म में इसका एग्जाम दे, फिर दोबारा तैयारी करे और बोर्ड में दे, ठीक है। बट जनरली इसका सिलेबस ट्रायंगल्स तक बनता है, पर स्कूल वाले ट्रिग्नोमेट्री तक दे देते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिससे बड़े सवाल बन सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से फॉर श्योर बनते हैं, ट्रायंगल से फॉर श्योर बनते हैं। उसके बाद अब आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से बन सकता है या फिर पॉलिनोमियल से बन सकता है। अर्थमेटिक से कभी कभी पूछते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर से तो गारंटीड है कि इन्हीं से लॉन्ग आंसर वाला जो सवाल है ना 5 नंबर वाला, वो 5 नंबर वाला ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री से बनता है, ये फॉर श्योर लिख लो। अब बचे हुए जो 3 चैप्टर्स हैं अलजेब्रा के, ये तीनों चारों में से क्वाड्रेटिक से जनरली नहीं देखा गया है, पर अच्छा ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, मतलब आ ही नहीं सकता। हो सकता है क्वाड्रेटिक का एक सवाल दे दे कि भैया अल्फा बीटा निकालिए, उसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर का एक नया रूट है, और वो रूट वाला इक्वेशन वापस से लिखिए। तो करने के लिए वो चाहे तो कर सकते हैं, बट जनरली देखा गया है पॉलिनोमियल से या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से 5 नंबर का सवाल आता है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको पूरा सिलेबस बता दिया। अब इन चैप्टर्स में कहां कहां से सवाल आएगा, तो रियल नंबर्स में अगर देखा जाए तो प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल, ये जरूर से पूछते हैं, मतलब लिखित ले लो। मैं 90% अश्योर हो सकता हूं, तुम जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, अगर वो सीबीएसई स्कूल है, ये सवाल शायद आपके मिड टर्म में होगा ही होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये बोर्ड्स में होता ही होता है, मतलब लिटरली होता ही होता है। तो इसीलिए प्रूविंग दैट रूट 2 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल, ये रहता है। और 10वीं में बस करते क्या है, 9वीं का ये सवाल है रूट 2 इज इरेशनल, तो 10वीं में क्या करते हैं पता है, रूट 2 इरेशनल तो 9th में पूछ चुके हैं, तो आप पूछेंगे 3 प्लस रूट 2 इरेशनल, ऐसा पूछते हैं। या कई बार पूछते हैं 2 इंटू रूट 5 इरेशनल। तो होगा क्या, तरीका पूरा सेम है 9th वाला ही, बस एक नंबर मल्टीप्लाई कर दिया या एक नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐसा कुछ करते हैं। क्लियर? HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जहां पर HCF इंटू LCM इक्वल्स टू उसका सम वैसे करके निकालते हैं ना, A प्लस बी वाला फॉर्मेट। ये सवाल मान के चलो लिखित की भैया 95% चांसेस है कि आएगा ही। ये कठिन सवाल होता है, बच्चों से नहीं बनता है। मैंने बहुत प्रैक्टिस कराया बच्चों का, मैंने बहुत जगह देखा बच्चा कितना भी प्रैक्टिस कर ले, ये सवाल बच्चे से नहीं बनता, मतलब वो भूल जाता है एग्जाम में, क्योंकि कैलकुलेशन काफी हैवी होता है। तो इसकी वजह से ये सवाल टीचर्स देते ही देते हैं। तो ये सवाल बिल्कुल मत छोड़िएगा, ये आएगा एग्जाम में, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी, ये वाला सिंपल सा सवाल है, 1 नंबर में 2 नंबर में आ जाता है। एचसीएफ और एलसीएम फ्रॉम द पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई, ये भी सिंपल सा है, ये इससे भी सवाल पूछते हैं। पॉलिनोमियल्स की बात करें तो जीरोस एंड नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम ग्राफ, ये सिंपल सा सवाल 1-2 नंबर का, ये पूछते हैं। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाइंग द रिलेशनशिप, यहीं पर बनता है आपका 5 नंबर वाला सवाल। तो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने पे 3 नंबर लगाते हैं, ठीक है। फिर उसका वेरीफाई करवाने पे 2 नंबर निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकता है। फॉर्मिंग पॉलिनोमियल्स फ्रॉम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये भी एक ऑप्शन बनता है, यहां से भी लॉन्ग सवाल बन सकते हैं। एंड देन पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर फंक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा, ये सवाल बनता है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल्स है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो यहां पर कंसिस्टेंसी से हर हाल में सवाल देखा जाता है। कंसिस्टेंसी से कि भैया इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है, ये आपसे पूछ देंगे, और एक सवाल मिनिमम मान के चलिए आएगा। सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, ये सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन से जो सॉल्व करवाना होता है, ये सवाल जनरली देखा जाता है, और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले जब मैं पढ़ाई करता था या पढ़ाता भी था, इनफैक्ट अभी 5-7 साल पहले तक, 5-7 साल पहले तक इसमें एक और मेथड था, क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड। तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो मेथड था वो कठिन था, और फिर यहां से 5 नंबर का आता था सवाल, पर वो हट गया, ठीक है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल गिवन एट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, और वर्ड प्रॉब्लम्स जहां पर एज, ट्रेन, बोर्ड और फ्रैक्शन ऑफ डिजिट्स, ये सारे सवाल देखने को मिलते हैं। अच्छा, माइंड माय वर्ड्स, आपका 5 नंबर वाला सवाल यहीं से आने के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे, ठीक बात समझ गए? तो कंसिस्टेंसी, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ये सब चीजें आती हैं, जनरली ज्यादा आती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, ये एक सवाल बनता है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आएगा ही। फाइंड के या वेरिएबल फॉर द गिवन ऑफ नेचर ऑफ रूट्स, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्म्स है, और वर्ड प्रॉब्लम जहां पर स्पीड, एजेस, नंबर्स एंड एज डायमेंशन। तो जनरली देखा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कहते हैं, तो होता क्या है ना, एक वर्ड प्रॉब्लम फॉर श्योर आता है। अब वो या तो इसका आएगा या तो इसका आएगा, पर आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि होता क्या है ना, एक के सिलेबस में नहीं है। तो आप जब भी वर्ड प्रॉब्लम बना रहे हो तो आप इसको बिल्कुल ऐसे मत सोचिएगा कि सर इसके सिलेबस में तो नहीं था, फिर कैसे आ गया। आप समझ जाइएगा कि भैया दोनों में से कहीं एक से जवाब पूछ ही देंगे, और वो वर्ड प्रॉब्लम जो भी होगा वो 5 नंबर वाला होगा, ठीक है। चलिए
अब बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो यहां पर nth टर्म निकालना फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। फाइंड ए डी, मतलब फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन कंडीशंस पे, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सम ऑफ एन टर्म्स भी पूछते हैं। एंड केस स्टडी वाले सवाल जहां पे सीट दिया हुआ है, सेविंग्स निकलवाते हैं, प्रोडक्शन निकलवाते हैं, ये सवाल आने के बहुत चांसेस हैं, और ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप का होता है, और ये एपी का 5 नंबर का सवाल बनता है। ठीक है, तो यहां पर 5 नंबर के चांसेस बन रहे हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ट्रायंगल की बात करते हैं। यहां पे बीपीटी, मैं इसको जनरली बच्चों को बोलता था कि ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं है, ये बड़ा प्रतापी थ्योरम है। बड़ा प्रतापी थ्योरम इसलिए क्योंकि कोई भी एग्जाम तुम उठा लो, मिड टर्म उठा लो, प्री बोर्ड्स उठा लो, बोर्ड्स उठा लो, हर एग्जाम में तुमको बीपीटी के सवाल फॉर श्योर मिलेंगे। और यहां पर सबसे जो कहते हैं ना, सबसे ज्यादा मतलब जिसकी सबसे ज्यादा संभावना होती है, सबसे ज्यादा इजीली गेस्ड क्वेश्चन जो होता है, वो होता है बीपीटी प्रूफ करो। तो बीपीटी प्रूफ करना होता है, और ये 5 नंबर का सवाल होता है। ठीक है, एक बीपीटी प्रूफ कराएंगे, और फिर उसी बीपीटी प्रूफ करना 3 नंबर का होता है, और फिर नीचे एक सवाल दे देंगे कि अच्छा ये x है, ये 2 है, ये 5 है, ये 7 है, बताइए x की वैल्यू क्या होगी यूजिंग बीपीटी। तो ये सवाल पूछते हैं। ठीक है, यहां पर कन्वर्स भी पूछा जाता है, पर कन्वर्स तभी पूछा जाता है अगर आपके स्कूल वाले थोड़े ज्यादा खड़ूस हैं, टीचर आपको आपके सवाल को मतलब चाहती है कि थोड़ा कठिन सवाल दें, तो वो कन्वर्स पूछ देते हैं। ठीक है, नाउ फाइंड एक्स या मिसिंग लेंथ यूजिंग बीपीटी, ये फॉर श्योर आता ही है, 2 नंबर का सवाल है। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, डबल ए, ट्रिपल एस, एसएएस, फाइंड एक्स। अब यहां पर होता क्या है, ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया 90% केसेस में देखा गया है कि इसका प्रूफ नहीं करवाते हैं, मिड टर्म में तो नहीं कराते हैं, पर अगेन 10% स्कूल ऐसे होते हैं जो थोड़े खड़ूस होते हैं, वो इसका प्रूफ करवा देते हैं, और इसके प्रूफ के लिए मात्र 3 नंबर देते हैं, जो कि बहुत जास्ती है, क्योंकि इसका प्रूफ लंबा होता है। तो आप थोड़ा देख कर चलिएगा, इसका प्रूफ करवा देते हैं, लेकिन बहुत रेयर चांसेस है। बट मेरे को नहीं पता आपका स्कूल कैसा है, इंटरनल एग्जाम है ना इसलिए, पर इसके इस्तेमाल से फाइंड एक्स वाले सवाल तो बहुत कॉमन है, वो आ जाते हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी एप्लीकेशंस, मीडियन, एल्टीट्यूड, ट्रेपेजियम, और ये सवाल बहुत कॉमन है, ये पूछा जाएगा फॉर श्योर। ठीक है, बस मनाइए कि आपसे प्रूफ ना करवा दें। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं। तो यहां पर डिस्टेंस फार्मूला यूज करके डिस्टेंस अननोन निकालना, कोऑर्डिनेट्स, इक्विडिस्टेंट पॉइंट, कोलिनियरिटी, शेप वेरिफिकेशन फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला, ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सेक्शन फार्मूला, जहां पर फाइंड पॉइंट या रेशियो या ट्राइसेक्शन, ये पूछ देते हैं। अच्छा, सेक्शन फार्मूला में भी एक 5 नंबर का ऑप्शन बनता है। वो ऐसे बनता है कि पहले तो सेक्शन फार्मूला डिराइव करवा देंगे, और डिराइव करवाने के बाद उसका यूज करके फिर वहां से सेक्शन फार्मूला की मदद से जो भी कोऑर्डिनेट है निकलवाना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि सेक्शन फार्मूला प्रूफ करवाएं और फिर उसका इस्तेमाल करवाएं, ये बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है, बट मैं आपको बता के इसलिए चल रहा हूं कि कुछ स्कूल वाले खड़ूस होते हैं तो वो कर देते हैं काम। ठीक है, देयर आफ्टर मिड पॉइंट एप्लीकेशन, पैरेललोग्राम, सर्कल एक्सिस, ये कॉमन क्वेश्चन है, आसान सा रहता है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, ये सबसे डरावना चैप्टर है। तो भैया सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको सारे पते होने चाहिए, 6 के 6, उस पर सवाल आते हैं सिंपल बेसिक। स्टैंडर्ड एंगल 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब पे सवाल, मतलब इन सब की वैल्यू, तो वो पूरा चार्ट आपको जो टेबल होता है वो याद होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव एंड सिंप्लीफाई, फॉर श्योर यहीं से सवाल 5 नंबर का आएगा, और आएगा ही आएगा, लिखित ले लो, आएगा ही आएगा। देयर आफ्टर राइट एंगल ट्रायंगल में, ट्रिग्नोमेट्री में, फाइंड मिसिंग साइड्स या रेशियोज, वो सिंपल सा सवाल होता है, पर यहां से 5 नंबर का तो आएगा ही आएगा। मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि तुम्हारा स्कूल अच्छा है या खराब है, खड़ूस है, जैसा भी है, फॉर श्योर यहां से सवाल देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रूफ और सिंप्लीफिकेशन पे। क्लियर है, चलिए जी, तो पूरा मैथमेटिक्स समराइज हो गया कि कहां से सवाल आएगा। अब मैथमेटिक्स क्या है, पूरी तरह से प्रैक्टिस पेपर है, मतलब इसमें तो यार कुछ याद करना ही नहीं है, बस फॉर्मूले थोड़े याद होने चाहिए, वो भी प्रैक्टिस से अपने आप याद हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस फॉर 30 to 60 मिनट्स एवरी डे, क्योंकि अगर आप हर रोज नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इतना बड़ा मैथ्स का सिलेबस नहीं पार लगा पाएंगे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स को थोड़ा सा रोज पढ़िए, इसमें पढ़ने वाली चीज नहीं है, सॉल्व करने वाली है, तो थोड़ा सॉल्व में ज्यादा घुसिएगा। और अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद होते हैं तो जो भी फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है उसके सवाल थोड़े ज्यादा सॉल्व कीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, ना मूविंग फॉरवर्ड, हाई यील्ड टॉपिक्स जो है वो है क्वाड्रेटिक, एपी क्वाड्रेटिक है, एपी है, ट्रायंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री, और फोकस ऑन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया भी। ठीक है, तो ये है पूरा पूरा मैथमेटिक्स। अब बात कर, और इसका सिंपल सा काम है, मतलब सिंपल सा एग्जीक्यूशन लूप है कि एनसीईआरटी का एग्जांपल समझ लीजिए, उसके बाद सवाल बनाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि भैया ये पूरा चैप्टर ही क्वेश्चंस का है। चलो भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा, और आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स कि इन चैप्टर्स को, जो आपके चैप्टर्स आ रहे हैं मिड टर्म में, उसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है, इसको समझ आया होगा। मैंने कोशिश किया कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूं इस चैप्टर के अंदर, ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देके वहां से सवाल बना पाए। ठीक है,
अगर आपको और भी किसी टाइप के वीडियो की आवश्यकता हो, बेझिझक होकर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक था। चैनल जरूर सब्सक्राइब रखिएगा, ऐसे बेहतरीन वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।